कार्य ऊर्जा प्रमेय अपनों ने पढ़ ली है ना। और शून्य कार्य की स्थिति अपनों ने देख ली, थोड़ा सा कार्य का अध्ययन अपनों ने कर लिया है। नियत कार्य क्या होता है वो अपनों ने देख लिया था, जिसमें बल परिवर्तित ना हो, है ना, बल क्या नहीं हो, परिवर्तित ना हो। तो जब बल परिवर्तित नहीं होगा तो कार्य आएगा कुछ न कुछ, है ना। और जब बल परिवर्तित हो उसकी कंडीशंस आज अपने को देखनी है। आज अपन गतिज ऊर्जा के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, थोड़े से प्रश्न भी करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, अपनों ने कार्य की स्थितियां देखी थी, जिसमें अपनों ने शून्य कार्य देखा था और देखा था ना, और देखा था शून्य कार्य में क्या देखा था कि शून्य कार्य कब कब होगा, शून्य कार्य कब कब होगा, जब F और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, यानी बल व विस्थापन के बीच का कोण, बल व विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाए, बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, है ना, 90 डिग्री हो जाए। तो F डॉट डी एस अगर निकालेंगे, है ना, F डॉट एस अगर निकालूंगा मैं तो एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, अरे हो जाएगा। और कोस थीटा अगर 90 डिग्री रखूंगा तो मेरे पास कार्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी, है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपनों ने देखे थे कि कौन कौन सी कंडीशन में कार्य 0 होता है, और देखे थे ना, कौन कौन से देखे थे। एक तो अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य, अरे 0 था। अभिकेंद्री बल ऐसे लगता है, और विस्थापन अपने देखा था उसके लंबवत था, है ना। या फिर मैं चल रहा हूँ उस टाइम पे गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, वो भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां पर भी कोण कितना होता है, 0 होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है ना। तो कार्य कितना होता है, 0 होता है। अरे क्लियर। तो ये सारी चीजें अपनों ने देख ली थी। अच्छा, और क्या देखा था इसमें अपनों ने, और देखा था कि जब विस्थापन 0 हो, क्या 0 हो, विस्थापन 0 हो तो भी कार्य क्या होगा, 0 होगा, है ना। विस्थापन 0 हो जाए तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 विस्थापन की बहुत सारी स्थितियां अपनों ने देखी थी, है ना। जैसे कोई सर्कल पर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो एक चक्कर लगा ले, मतलब वहां पर आकर जहां से स्टार्ट किया हो गति वहीं पर आकर वापस रुक जाए, तब भी कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारी शून्य कार्य की स्थिति अपनों ने देख ली थी, अरे देख ली थी। अब देखते हैं अगली स्थिति, देखना ध्यान से। इस स्थिति में क्या है कि बल व विस्थापन के बीच का कोण, बल व विस्थापन के बीच का कोण जो है, बीच का कोण 90 डिग्री से कम है। कितना है, 90 डिग्री से कम है। थीटा जो है वो 90 से क्या है, कम है। अपनों ने पढ़ा है कि W बराबर क्या होता है, F डॉट एस होता है, अरे होता है। और यहां से क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा, सही है। जब थीटा 90 डिग्री से कम है ना, थीटा 90 से क्या है, कम है, तो इस स्थिति में कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 90 से कम कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो 90 से कम अगर कोस थीटा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव का गुणा होगा तो पूरा वर्ग क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो कार्य भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। कार्य क्या आएगा, धनात्मक आएगा। कब, जब बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बल और विस्थापन के मध्य का कोण अगर 90 से कम है तो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। चलो अगला देखना ध्यान से। अगर बल और विस्थापन के मध्य का कोण जो है, एफ व एस के बीच का कोण, बीच का कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 110 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। समझ में आ रहा है, 180 डिग्री तक है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो यहाँ पर W बराबर आपको पता है एफ सदिश डॉट एस सदिश होता है, अरे होता है। यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, एफ एस कोस थीटा। और कोस थीटा जब थीटा 90 से ज्यादा होता है तो वो नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। अपनों ने सारणी में थीटास की वैल्यू पढ़ी थी ना, अरे पढ़ी थी। अपन 90 तक ही पढ़ते हैं, अरे पढ़ते हैं ना, कहाँ तक पढ़ते हैं, 90 तक ही पढ़ते हैं। 90 से आगे कोस थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। 90 से आगे कोस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। वैसे वैल्यू निकालना मैं सिखा दूंगा आपको। तो कोस थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर कोस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी, जैसे -1/2। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है,
अरे होती है ना, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, वैसे cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होती है, कितनी होती है, माइनस का 1/2, है ना। cos 135 की वैल्यू माइनस का 1/√2 होती है ना, जैसे 45 की होती है ना। वैसे इधर चलेंगे तो cos 150 की जो वैल्यू होगी वो उधर जो 30 की हो जाएगी वो हो जाएगी, लेकिन माइनस में हो जाएगी, है ना। तो cos 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का √3/2। अरे अरे बात समझ। फिर 180 पे जाएंगे तो 0 वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये सारी cos थीटास की वैल्यू होती है। अरे बात समझ में। तो 90 से आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे 180 तक cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 90 से आगे cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और cos थीटा अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर W भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अरे अरे बात समझ में। यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है कि कार्य जो होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अरे हो सकता है कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक कुछ भी हो सकता है। अरे पॉसिबल है ना, कार्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अच्छा 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, या विस्थापन और बल दोनों में से एक क्या हो जाए, 0 हो जाए। अरे क्लियर, तब कार्य क्या होगा, 0 होगा। अच्छा पॉजिटिव कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। और नेगेटिव कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ऐसी स्थितियों में कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक कुछ भी हो सकता है। और समझ में आ रहा है। वैसे कार्य अदिश राशि है, अरे है ना, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, फिर भी कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक कुछ भी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। चलो इससे अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न देख लो आप, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, प्रश्न लिख लेते हैं, आप करने की कोशिश करना, ठीक है। अरे करोगे, कोशिश तो करोगे ना, हाँ कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, ठीक है, पता है ना। चल एक साइकिल सवार है, एक साइकिल सवार साइकिल पे ब्रेक लगाता है, क्या करता है, साइकिल पर ब्रेक लगाता है और ब्रेक से फिसल जाता है। ब्रेक के कारण फिसल जाता है, क्या हो जाता है, फिसल जाता है। ठीक है, जैसे साइकिल पे ब्रेक लगाया है ना, तो साइकिल क्या हो गई, फिसल गई। ठीक है ना, लिखने में पड़े, ठीक है, ब्रेक लगाया साइकिल क्या हो गई, फिसल गई, है ना। प्रश्न यही रहना है, कहीं नहीं जाना, रुक जाओ। साइकिल फिसल गई और फिसलने से वो कितनी दूर जा गया, फिसलने से वह 10 मीटर दूर जाके रुका, जाकर रुकता है। यदि सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल लगाया गया बल 200 न्यूटन है, कितना है, 200 न्यूटन है, तो सड़क द्वारा किया गया कार्य, सड़क द्वारा किया गया कार्य। अच्छा यहाँ पर बल की दिशा भी दे रखी है, जो बल है, बल गति के विपरीत दिशा में है। कैसा है, गति के विपरीत दिशा में, मतलब जिस तरफ गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, बल गति के विपरीत दिशा में है। चलिए इसे आप करने की कोशिश कीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। बल दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, और दे रखा है, और कार्य निकालना है ना, बहुत आसानी से आ जाएगा। बस थोड़ा सा डायरेक्शन का ख्याल रखना, थीटा कितना है वो आप ध्यान में रखना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। करने की कोशिश करो। चलो इधर सारे एक बार देखना ध्यान से। माना ये कोई साइकिल दिख रही है, साइकिल, हाँ मेरे पास साइकिल के सिर्फ पहिए, बाकी तुम बना लेना, ठीक है। साइकिल पर ब्रेक लगाया, क्या लगाया, साइकिल फिसलती हुई गई किस तरफ, आगे की तरफ। अच्छा इन दोनों के बीच में घर्षण बल लगेगा, सड़क और साइकिल के बीच में, और आपको पता है घर्षण बल जो होता है वो सापेक्ष गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, सापेक्ष गति।
तो साइकिल आगे जा रही तो सड़क साइकिल पर किस तरफ बल लगाएगी? पीछे की ओर। अरे ये विरोध करेगी इसका, तो किस तरफ बल लगाएगी? पीछे की ओर। तो ये जो बल लग रहा है 200 न्यूटन का, ये किस तरफ लग रहा है? पीछे की ओर। और वैसे भी प्रश्न में कहा है बल गति के विपरीत दिशा में। समझ में आ रहा है? विस्थापन कितना हुआ आगे की तरफ? 10 मीटर। कितना हुआ? 10 मीटर। अच्छा, बल इस तरफ 200 न्यूटन और विस्थापन इस तरफ कितना? 10 मीटर। बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना? 180 डिग्री। कितना कोण? 180 डिग्री। अरे दिख रहा है कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। अब अपने को पता है कि कार्य W बराबर होता है क्या? F सदिश डॉट D सदिश। अरे होता है, ये हो गया कितना? FD cos थीटा। अरे हो गया, यहां से F की वैल्यू रख देता हूं। कितना है F? 200 न्यूटन। D कितना है? 10 मीटर। और cos थीटा कितना है? cos 180 डिग्री। आपको पता हो तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है? नहीं पता हो तो आज से ध्यान रखेंगे कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। अरे आ रही बात समझ में? हाँ, आइंदा अगर कहीं पर भी चैप्टर में cos 180 आ जाए तो -1 याद आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। यहाँ से देखो, ये 200 इंटू ये 10 और ये कितना हो गया? cos 180 माइनस का 1। इनका गुणा करूंगा 200 इंटू 10 1000, 1000 और इंटू माइनस 2000 इंटू माइनस से कितना हो जाएगा? माइनस का 2000 क्या जूल। अरे आ गया। तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य हुआ? माइनस का 2000 जूल। अरे आ रही बात समझ? क्या ऐसे हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे। एक प्रश्न और करोगे? करें? चलो अगला प्रश्न लिखो। देखना ध्यान से। ये धरातल है, यहां पर ऐसे एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। कितना है? 40 किलोग्राम। ठीक है, इस ब्लॉक पर ऐसे कोई बल लग रहा है 30 न्यूटन का। ये जो कोण है क्षैतिज से, ये कोण दे देता हूं 30 डिग्री। कितना है? थोड़ी देर बाद क्या होता है? अच्छा, यहाँ घर्षण लेस मान लो इसको। ये जो सतह ये घर्षण रहित है। क्या है? घर्षण रहित मतलब यहाँ पर घर्षण नहीं है, कोई मैंने घर्षण बल नहीं दिया है। ठीक है, चलिए। तो 40 किलोग्राम का गुटका है, ब्लॉक है, 30 न्यूटन के बल से 30 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर इसको खींच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर पश्चात ये गुटका खिसक कर यहाँ आ जाता है। द्रव्यमान अब भी वही है 40 किलोग्राम। ठीक है, ये जो विस्थापन हुआ गुटके का ये है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। तो आपको इस 30 न्यूटन बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है? किया गया कार्य ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ रही? चलिए कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अरे नहीं होती ना। नहीं हुआ हो तो इस तरफ देखें, देखना ध्यान से। चलो, क्या बता, मैं सारा पढ़ा दूं, वीडियो पुश हो जाए। इधर ये बल ऐसे लग रहा है तो इस बल के घटक कर लूं। सबसे पहले क्या कर लूं? घटक कर लूं। अच्छा, कार्य मैंने बताया था। कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है वो होता है विस्थापन इंटू विस्थापन की दिशा में बल। अरे होता है विस्थापन गुणा विस्थापन की दिशा में क्या? विस्थापन की दिशा में बल या विस्थापन के अनुदिश बल, यही होता है। हाँ, देखना ध्यान से। विस्थापन किस तरफ है? इस दिशा में है ना। ये बल उस दिशा में लग रहा है तो मुझे विस्थापन के अनुदिश बल निकालना पड़ेगा। और निकालना पड़ेगा इस बल के मैं घटक कर लेता हूं। ये F है तो इसका ये कोस थीटा वाला घटक हो जाएगा। अरे थीटा वाला घटक कोस थीटा होता है, तो हो गया 30 कोस 30 डिग्री। क्या सही है? ये इसका लंबवत जो घटक हो जाए वो कैसा हो जाएगा? 30 कोस साइन 30 साइन 30 डिग्री। अरे सही है। कितना हो जाएगा? 30 साइन 30 डिग्री। यहां तक क्लियर?
विस्थापन की दिशा में कौन सा बल लग रहा है? 30 cos 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 30 और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? √3/2। ये आ जाएगा कितना? 15√3। क्या सही है? तो वर्क बराबर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन कितना है? 5 मीटर। विस्थापन की दिशा में बल कितना लग रहा है? 15√3। अरे लग रहा है 15√3। कितना हो जाएगा? 75√3। कितना हो जाएगा? 75√3। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो कितना जूल आ गया? W बराबर 75√3 जूल। √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ओह जिंदगी में पहली बार आंसर आए है ना? देखो खुशी, देखो इसकी है, इतनी खुशी सर, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। चलो ठीक है, क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे? आगे बढ़े? अरे बढ़े। इन प्रश्नों में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लगाओ, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों ने कल देखा था और देखा था, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 12 mv²। अरे होता है कि m क्या है? m द्रव्यमान है, वस्तु का क्या है? यहाँ पर v क्या है? जैसी गतिज ऊर्जा वैसा वेग। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो प्रारंभिक वेग और अंतिम गतिज ऊर्जा तो अंतिम वेग, है ना। और कोई स्थितियां ऐसी भी होती है जहां पे अंतिम प्रारंभिक कुछ नहीं होता है, अगर वेग नियत हो जाए, ठीक है। तो वेग v क्या हो गया? वेग। वस्तु का क्या हो गया? ये वेग। अच्छा एक बात और कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? गतिज ऊर्जा अदिश राशि है, ध्यान रहेगा। गतिज ऊर्जा अदिश राशि, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? बता दो सर। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, अरे कार्य ही ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या? जूल। अरे ऊर्जा का मात्रक क्या? कार्य ऊर्जा के मात्रक समान होते, कोई सी भी ऊर्जा ले लो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जैसी ऊर्जा हो, सारी ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है। समझ में आ रहा है? कोई सा भी बल ले लो, सारे बलों का मात्रक क्या? न्यूटन, है ना। कोई सा भी बल ले लो, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, है ना, मेरा बल, तुम्हारा बल, सारे बलों का मात्रक क्या? न्यूटन। अरे समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो ऊर्जाओं का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये होगी क्या? गतिज ऊर्जा, है ना। अच्छा गतिज ऊर्जा और वेग में अगर मैं संबंध देखूं तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अरे होती है। गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है? v² के समानुपाती है। अरे है ना, यहाँ से देखो, गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है? v² के समानुपाती है। और आपको पता है कि जब भी y(x² के समानुपाती होता है तब कौन सा ग्राफ बनता है? अरे परवलय बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है? परवलय। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, देखना ध्यान से। आगे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या? 12 mv², है ना। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी है वो v² के समानुपाती है। तो ये जो ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी और v के बीच में, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये समझ में आ रहा है? कैसा बनेगा? ये वाला। जब y जो हो x² के समानुपाती हो तो ग्राफ जो बनता है वो परवलय बनता है। कौन सा बनता है? परवलय। परवलय ग्राफ, ये इसको परवलय ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा जब वेग नेगेटिव होगा तो गतिज ऊर्जा कुछ ऐसे हो जाएगी। वेग नेगेटिव होगा तो गतिज ऊर्जा ऐसे हो जाएगी। अरे बात समझ, ये नेगेटिव वेग के संगत गतिज ऊर्जा, ये पॉजिटिव वेग के संगत गतिज ऊर्जा, ठीक है। वेग नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। क्यों होगी? देखना ध्यान से, ऐसे देखना। काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको पता है 12 mv² होता है। अरे होता है। अगर वेग को मैं पॉजिटिव लूं, है ना, तो ये v पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर वापस पॉजिटिव। अरे सही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। अच्छा v को अगर नेगेटिव ले लूं, -2 है वेग। माइनस का मतलब क्या? वेग सदिश राशि होती है। अरे होती है। वेग सदिश राशि होती है तो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अरे हो सकता है। तो माना वेग क्या है? ऋणात्मक है। वेग क्या है? ऋणात्मक है।
तो यहाँ पे v का स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्या आपको बात समझ में आ रही? गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अरे हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ग्राफ समझ में आया? अरे आया, ये मैंने ग्राफ में बताया था आपको जब ग्राफ पढ़ाया था। अरे बताया था, हाँ भूल गए तुम लोग, ठीक है। अच्छा अगर नहीं आते हो तो ये ग्राफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप ग्राफ पढ़ लेना एक बार और अच्छे से, ठीक है। अरे पढ़ लोगे, चलो ये बात आपको समझ में आ रही ना। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वस्तु की गति में जो निहित ऊर्जा होती है ना, उसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। और गतिज ऊर्जा का अपन बहुत सारी जगह उपयोग भी करते हैं। जैसे आपने पता हो तो अपने एरिया में जो ऊंचा एरिया है ना, वहां पर पंखे लगा रखे हैं, पवन चक्की लगा रखी ना, उसमें क्या होता है, हवा की जो गतिज ऊर्जा है ना, उसका उपयोग करते हैं, वो पंखा घूमता है ना। और पंखा घूमता है तो घूमने से क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा। अच्छा आपने वो जल धारा के कारण वो जो जनरेटर को घुमाते हैं वो सिस्टम भी देखा होगा, है ना। पानी के प्रवाह को रोक के रखा जाता है, बांध बना के रखा जाता है, और फिर संकीर्ण स्थान से उसको स्पीड से गिराया जाता है ना। जब पानी स्पीड से गिरेगा तो क्या वो घूमेगा, और डायनामो घूमेगा, और उसके घूमने से क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, विद्युत ऊर्जा बनेगी। आ रही बात समझ में? तो ये ऊर्जाओं के मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका है। गतिज ऊर्जा को, पानी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, और हवा की गतिज ऊर्जा को किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। और विद्युत ऊर्जा अपने को बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा विद्युत ऊर्जा वापस पंखे की गतिज ऊर्जा में बदल रही, और पंखा चल रहा है तो क्या आ रही है, हवा आ रही है ना। और समझ में आ रहा है? हाँ तो समझ में आया ना गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा के ग्राफ समझ में आए? अरे आए, चलो इससे आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, परिवर्ती बल। परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अपनों ने अभी नियत बल द्वारा किया गया कार्य देख लिया था, जिसमें बल कांस्टेंट है, बल क्या है, नियत है, और कार्य हो रहा है ना। अब यहाँ पर बल परिवर्तित रहेगा, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी के साथ या समय के साथ जो भी होगा, बल परिवर्तित होता जाएगा। बल क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्य कैसे निकालते हैं उसका अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है। अपने को पता है कि W बराबर जो होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है। अरे होता है, बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। यदि बल जो है वो विस्थापन का फलन हो जाए, बल जो है वो किसका फलन हो जाए, विस्थापन का फलन हो जाए, x का फलन हो जाए, विस्थापन को यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, ठीक है। x का फलन हो जाए बल, है ना, मतलब x के सापेक्ष बल में क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, आप है ना रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हो, वो आता है ना पहिए वाला संदूक लेके, ऐसे मस्त आराम से, ठीक है, घूम रहे हो, है ना, और उसमें बहुत भारी वजन है। तो पहले तो स्टाइल में घूम रहे थे अच्छे से, अब धीरे धीरे क्या हो गया, आप थक गए घूमते घूमते, ट्रेन आई नहीं, ठीक है, तो थक गए घूमते घूमते, धीरे धीरे बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे कम हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, आपकी थकान बढ़ती जा रही है, और वो बल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब दूरी के सापेक्ष बल में परिवर्तन हो रहा है। अरे हो रहा है। तब अपने को कार्य ज्ञात करने की कह दे तो अपन क्या करेंगे, है ना, तब अपन क्या करेंगे, अपन विस्थापन के सापेक्ष बल का समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे, विस्थापन के सापेक्ष बल का समाकलन कर देंगे, है ना, और लिमिट रख देंगे कि इतने से इतने तक, है ना, इतने विस्थापन से इतने विस्थापन तक अपने को बल निकालना। समझ में आ रहा है? तो इस स्थिति में जब बल परिवर्तित हो और परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य पूछे, तो W बराबर होगा, वो हो जाएगा F.dx, और इसका समाकलन कर देंगे अपन कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। और समाकलन आपको अच्छे से आते हैं? अरे आते हैं, मैंने कल भी कहा था कि समाकलन पढ़ के आने हैं। क्या पढ़ के आए हो? अरे पढ़ के आए हो, हाँ तो अच्छी बात है, पढ़ के आए हो। तो अगर परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य निकालना हो तो क्या कर देंगे अपन, बल का विस्थापन के सापेक्ष क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही। एक हाथ प्रश्न करते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं। करे प्रश्न? चलो इधर देखना सारे, एक बार देखना। आपको बल दिया है F बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x न्यूटन, ठीक है। कितना दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 2x न्यूटन, ठीक है। ये कहता है कि
इस बल द्वारा 4 मीटर से 2 मीटर, अब विस्थापन नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं, 4 मीटर से 2 मीटर तक किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है, क्या पूछा है? बल दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, कहां से? 4 से 2 तक। सर विस्थापन 4 से 2 तक कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, देखो ध्यान से, ये कोई ग्राफ है, ये 2 है, ये 4 है, कण वापस रिटर्न आने लग गया, तो कहां से कहां तक आ रहा है? 4 से 2 तक आ रहा है। और विस्थापन तो सदिश राशि है ना, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक कुछ भी हो सकता है। अरे हो सकता है, तो इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो इसको करने की कोशिश करते हैं एक बार सारे इधर ध्यान से देखेंगे, देखना ध्यान से। मुझे बल पता है और विस्थापन कितना दे रखा है? 4 से लगाकर 2 तक। कितनी बात क्लियर है? अभी अपनों ने देखा कि W बराबर जो होता है वो क्या होता है? F डॉट dx होता है। और कहां से कहां तक निकालना है? x1 से x2 तक और निकालना है। देखना ध्यान से, W बराबर हो जाएगा F की वैल्यू रख देता हूं, कितनी वैल्यू है? 4x स्क्वायर प्लस 2x। अरे हे, कहां से कहां तक निकालना है? डॉट dx करना है इसका, कहां से कहां तक करना है? 4 से 2 तक। तो 4 से कहां तक करना है? 2 तक करना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही। अच्छा, इसका समाकलन करूंगा, देखना, 4x, यहां पर घात 1 जुड़ेगी, अरे जुड़ेगी, 2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस ये कितना? 2x, और कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और यहाँ पर इसकी लिमिट कितनी दी है मुझे? 4 से लगाकर 2 तक। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अरे बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं समझ में आ रहा है ना? इससे आगे देखते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, देखना यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? 4x की घात 3 बटे 3, तो ये हो गया कितना? 4x की घात 3 बटे 3, है ना? फिर ये प्लस 2x की घात 2 बटे 2, तो 2x की घात 2 बटे 2। ठीक है, और लिमिट कितनी है? 4 से लगाकर 2 तक। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब मैं एक बार 4 को रखता हूँ x की जगह, फिर माइनस करके 2 को रखता हूँ x की जगह। अरे ऐसे करते हैं लिमिट वाले समाकलन, मैंने सिखाए थे ना आप। हाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले अपर लिमिट रख रहा हूँ, अपर लिमिट रखता हूँ तो 2 रखूंगा, रखूंगा। अपर लिमिट रखी मैंने, 2 रखा, देखो x की जगह क्या रखा? 2, और 2 का क्या? क्यूब बटे क्या? 3, प्लस ये x की जगह क्या रखा मैंने? 2, और 2 का क्या करना है? स्क्वायर। अरे सही है, ये स्क्वायर इसके ऊपर है ना? अरे ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से, माइनस करूंगा, फिर कौन सी लिमिट रखूंगा? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 4। देखना ध्यान से, ये 4 x की जगह क्या रखा? 4, और उसका क्या करना है? क्यूब बटे कितना है? 3, प्लस x की जगह कितना रखना है? 4, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। क्या लिमिट सेट हो गई? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना, ये 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना होता है? 6 तो नहीं होता? किसी नहीं होता ना? हमारे यहाँ 8 ही होता है, किसी के यहाँ 6 होता हो तो चेंज कर ले, है ना सर? 2 3 6, है ना? ऐसे नहीं होता है ना, क्यूब करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू 4 कितना? अरे सही है, 32 ही होता है। पहाड़ा बोले सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या यार? ये कितना हो गया? 32 बटे 3, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। 32 बटे 3 प्लस 4, अरे लिख दूं? ये कितना आ गया मेरे पास? यहाँ लिख देते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। 32 बटे 3 प्लस कितना? 4। क्या सही है? माइनस करना है, देखो यहाँ पर 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 इंटू 4 कितना? हे भगवान, अरे 256। कितना हो गया ये? 256 बटे 3 प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना? 16। अरे सही है, सही है ना? अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 इंटू 4 कितना? 12, 12 और 32 कितना? 44, तो ये हो गया 44 बटे 3, माइनस ये देखना 16 इंटू 3 कितना? 48, 48 प्लस 56 कितना? अरे हंस क्यों रहे हो तुम? जोड़ भाग की गुणा भाग नहीं आते क्या? अच्छा जोड़ लो, 48 और 56, 256 जोड़ लो, है कितना? 304 क्या 302?
अच्छा सोच सोच सोच, अगर ये 14 होता, ठीक है, 294, जोड़ो जोड़ो, ऑप्शन दे दूं तुमको मैं, हैं थोड़े ऑप्शन डाल देता हूँ। अरे 48, 48, 272, कितने? हाँ 304 ही आएगा ना, ये कितना हो जाएगा 304/3। अरे सही है, देखो इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया 3, ये कितना बचा 44, माइनस ये कितना 304, 44 में से 44 में से 304 जाएगा, कितना बचेगा 260। अरे सही है, मैं ही कर देता हूँ, तुम्हारे तो कोई भरोसे है। कितना आ गया 260/3, तो ये आ गया 260, हाँ माइनस का ही तो है, 260/3 जूल। अरे सही है। अच्छा माइनस का क्यों आया? क्योंकि विस्थापन नेगेटिव है ना, 4 से 2 तक। अरे सही है ना, 4 से 2 तक मतलब कण विस्थापन क्या है, नेगेटिव है। अरे क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे? नहीं होंगे, तो मैं जोड़ बाकी गुणा भाग ही नहीं आने, समझ रहे हो ना, हो जाएंगे पक्का। अच्छा ऐसे नहीं आए तो ऐसे हवा में नहीं करना, शांति से बच्चों की तरह कर लेना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाए इससे अच्छा तो बच्चों की तरह कर लो। कैसे करोगे? ऐसे देखो सर, है ना क्या 256 + 48, 8 और 6 14 का 4, हासिल कितनी 1, 5 और 4 9 और 1 10, फिर बचा कितना 2 और 1 कितना, ये आ गया 304। अरे ठीक है, ऐसे करते हैं जोड़, ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़े, क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे? एक करोगे ट्राई? चलो एक ट्राई करो। किसी कण पर कार्यरत बल F = 3x² न्यूटन है, तो x = 1 से x = 4 तक कण पर बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। कोशिश करो फटाफट। -63 है, हाँ इधर इधर अभी पता चल जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं, देखना ध्यान से इधर। अरे सारे इधर एक बार, इधर इधर पेन नीचे रख दो इधर। आपको पता है W बराबर क्या होता है? F.dx। समाकलन करना है कहाँ से? x1 से x2 तक। देखना ध्यान से, W बराबर F कितना, देखो देखो 3x², अरे कितना है 3x² डॉट dx, और कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 से 4 तक। अरे सही है, देखो समाकलन करता हूँ, 3x² का समाकलन कितना होगा? 3x⁻2 + 1/2 + 1, और कहाँ से कहाँ तक? 1 से लगाकर 4 तक, देखते जाओ, 1 से 4 ही तो, देखना ध्यान से, ये कितना हो गया 3x³ 3, 3 से 3 गया कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। अब x³ में वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले कौन सी लिमिट रखूंगा? अपर लिमिट, फिर कौन सी रखूंगा? लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखी, 4 रखा x की जगह, तो x की जगह 4 रखा और उसका क्या किया? क्यूब, माइनस x की जगह 1 रखा और उसका क्या किया? अरे सही है, चलो 4 का क्यूब कितना? 12 है 64, 4 × 12 नहीं होता क्या? 4 × 4 × 4 कितना? वाह होशियार हो गए तुम लोग, इससे भी यही चल रहा है। हाँ 4 × 4 × 4, अरे आ रहा है पीछे वालों? ऐसे करते हैं क्यूब, ऐसे कितना हो जाएगा? ये 64, ये कितना हो गया? 64। 1 का क्यूब कितना सर? 1 × 3 3 है, 1 कितना हो जाएगा? 1, चलो कितना आ जाएगा ये? 63 जूल। अरे कहाँ माइनस आया है? क्या किया था माइनस वालों ने?
उल्टा कर दिया है यूं, ध्यान रखो। चलो आगे बढ़े अपन। अरे बोलो। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको अन्य चर राशियों के सापेक्ष अवकलन करना सिखाया था। अगर कोई राशि किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हो और उसके सापेक्ष अपने को अवकलन करना हो तो कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। अगर नहीं आता हो वापस देखिए, ठीक है। लिंक कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अरे मिल जाएगी, हाँ। लिंक लगाते हैं। परिवर्ती बल में कार्य ऊर्जा प्रमेय कैसे आती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय पहले देखी थी अपनों ने। वहां पर बल क्या था? नियत था। अरे बल क्या था? नियत था। बल नियत था तो त्वरण भी नियत था। अरे था, और त्वरण नियत था तो अपनों ने गति की इक्वेशन लगा दी थी। आपको पता है गति की इक्वेशन कब अप्लाई होती है? जब त्वरण क्या हो? नियत हो। अरे बताया था, गति की इक्वेशन तभी अप्लाई होगी जब त्वरण क्या हो? नियत हो। त्वरण नियत है मतलब बल क्या है? नियत है। अब यहाँ पर बल परिवर्तनशील है। बल कैसा है? परिवर्तनशील है। और बल परिवर्तनशील है तो त्वरण भी परिवर्तनशील है, और त्वरण परिवर्तनशील है तो गति की इक्वेशन तो लगा नहीं सकते। अरे नहीं लगा सकते ना, तो फिर क्या करेंगे अपन? देखते हैं, ठीक है। तो परिवर्ती बल के कारण क्या निकाल रहे अपन? कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखते हैं परिवर्ती बल में कार्य ऊर्जा प्रमेय। परिवर्ती बल में कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हो गया है? कुछ नहीं को क्या होना, कुछ नहीं, वैसे ही कुछ नहीं होता है। चलो इधर सारे देखना। अभी अपनों ने पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। अरे होता है क्या? गतिज ऊर्जा वेग पे निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? वेग पे निर्भर करती है। मैं गतिज ऊर्जा का समय के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गतिज ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर रहे हैं? अवकलन करने पर। अवकलन आता है? आता है, यस सर आता है। तो क्या हो जाएगा? अवकलन कर रहा हूं तो dk/dt, के की जगह के की वैल्यू रख देते हैं, और रख दे, कितना हो जाएगा? 12 mv²। ये तो आ गया क्या? k d/dt। अरे क्या सही है? गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? v पर। तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा? v के सापेक्ष। अरे होगा, t के सापेक्ष अवकलन थोड़ी होगा। किसके सापेक्ष होगा? v के सापेक्ष। तो v के सापेक्ष का अवकलन करने के लिए यहाँ पर dv होना चाहिए। क्या होना चाहिए? dv होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर नीचे dv/dv का क्या कर रहे हैं अपन? गुणा कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं। सही बात है, गुणा भी कर दिया dv का, भाग भी दे दिया dv का। क्या अब dv के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा? अरे हो जाएगा। ये हो गया कितना? हाफ, ये हाफ थोड़ी, 12 mv² बटे क्या? dv। अरे सही है, इनटू क्या बचा? dv/dt। अरे बचा, चलो सारे इधर। अच्छा, v के सापेक्ष इसका अवकलन करें, घात आगे आएगी। अरे आएगी, घात आगे आई, mv² ऐसा कैसा, और घात में से एक क्या हो गया? कम हो गया, बटे क्या बचा? 2, और साथ में क्या है? dv/dt। क्या यही मेरे पास अवकलन आया काइनेटिक एनर्जी का? dk/dt। क्या सही है? अरे सही किया मैंने। देखना इधर, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? देखना मेरे पास dk/dt बराबर बचा क्या? mv, 2 में से गया, घात 1 ही बची। सही है, और साथ में क्या बचा? dv/dt। अरे सही है, सही है, आ रहा है समझ में? चलो इधर देखना, क्या m dv/dt बराबर f होता है? होता है सर, ये कैसे हो गया? अरे dv/dt बराबर ये होता है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ma बराबर f लिख दूं, और लिख सकता हूं। m dv/dt की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? f लिख रहा हूं। अरे लिख सकता हूं। देखना, m dv/dt की जगह क्या लिख दिया मैंने? f लिख दिया। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ये m dv/dt की जगह क्या लिख दिया मैंने? f लिख दिया। क्या इतनी बातें सत्य है? देखना, तो ये हो गया dk/dt बराबर क्या बचा मेरे पास?
एम डी वी बाई डी टी को क्या लिख दिया एफ, और ये क्या हो गया डॉट वी। अरे सही है। अच्छा डी टी को इधर भेज दूं, अरे भेज दूं, तो डी के बराबर हो गया क्या एफ वी डी टी, और वी डी टी क्या होता है वेग का समय के सापेक्ष समाकलन, क्या देता है हैं? अरे भगवान, सारे इधर 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 देखो, क्या dx बाई डी टी बराबर v हुआ करता था? अरे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, dt को उधर ले लो तो dx बराबर क्या आ जाएगा, तो v dt की जगह क्या dx रख सकते हैं? अरे रख सकते हैं, v dt की जगह क्या रख सकते हैं dx रख सकते हैं, तो यहां से मेरे पास dk बराबर क्या आ जाएगा f डॉट dx। अरे आ जाएगा, dk क्या है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अरे क्या है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और f डॉट x क्या है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। क्या यही कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अरे होता है। अच्छा डीके का समाकलन करके लिमिट रख देता हूँ k1 से k2 तक, और रख दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k2 माइनस k1 बराबर क्या f डॉट dx, अरे आ जाएगा, और इसकी भी वैल्यू रख देता हूँ x1 से कहाँ तक x2 तक। क्या यही तो गतिज ऊर्जा प्रमेय सॉरी कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, अरे होती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा किए गए कार्य के बराबर होगा। क्या पहले भी यही था? अरे था, लेकिन पहले क्या था बल नियत था, अरे बल नियत था, तो बल नियत था तो W बराबर अपन डायरेक्ट क्या रख रहे थे f डॉट डी रख रहे थे। अब W की जगह क्या रखना पड़ेगा f डॉट dx रखना पड़ेगा, अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ से मेरे पास परिवर्ती बल द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या आ गई कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा किए गए कार्य के बराबर होगा, और यहाँ पर मैं कार्य की जगह क्या रख दूंगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर f डॉट dx रख दूंगा। कहाँ से कहाँ तक x1 से x2 तक, अरे समझ में आ रहा है? ये आगे मेरे पास क्या परिवर्ती बल द्वारा किए गए परिवर्ती बल से कार्य ऊर्जा प्रमेय आ गई। अरे क्लियर है? आ रही बात समझ में? अरे वही